गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित में आज आपका स्वागत है। 21वीं सदी एक भयावह महामारी कोरोना से ग्रसित है। आज हमारा पूरा परिदृश्य बदल गया है। 15 दिसंबर 2019 के आसपास शुरुआत हुई थी चीन के वुहान शहर से, और धीरे धीरे करते 6 माह में ही इसने पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लिया। आज पूरा परिदृश्य बदल गया है। 400 साल पहले जेम्स वाट ने भाप के इंजन के आविष्कार से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। उस वक्त भी पूरा सामाजिक परिदृश्य बदला था, लेकिन उस सामाजिक परिदृश्य के बदलाव में विकास हुआ था, विनाश नहीं। 4 शताब्दियों के पश्चात वुहान में जो हुआ है, एक वहाँ मीट मार्केट में से एक वायरस निकला, अदृश्य वायरस, उसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा के रख दिया है। अब आप देखिए, 30 जनवरी को भारत में भी केरल में पहला संक्रमण हुआ था। 30 जनवरी से आज जुलाई, और धीरे धीरे 6 माह में ये संख्या भारत में 12 लाख संक्रमितों की संख्या हो गई, और उसमें कईयों की मौत भी हो गई है। 6 माह में ही इसका प्रसार इतना हुआ कि प्रारंभिक दिनों में 25-30 प्रतिदिन निकलते थे पूरे भारत में, और आज प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या 50,000 पर पहुंच गई है। शुरुआती दौर में लोगों को समझ में नहीं आया, कोई दवाई नहीं, वैक्सीन नहीं, चिकित्सक भी परेशान थे, वैज्ञानिक परेशान थे, क्या करा जाए। तो उसमें एक फार्मूला निकला सोशल डिस्टेंसिंग का, कि लोग मास्क लगा के रहें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, और एक दूसरे से दूरी, डिस्टेंस बना के रखें, मिले जुले नहीं। और फिर उसमें हुआ कि जितना हम दूर रहेंगे, जितना संपर्क में नहीं आएंगे, इसका प्रसार रुकेगा। लेकिन उसके बाद भी चीन, ब्राज़ील, अमेरिका, इटली, स्पेन, इंग्लैंड में बहुत तेजी से फैला। फिर लॉकडाउन हुआ कि लॉकडाउन किया जाए, एंथ्रोपॉज किया गया कि सभी चीज़ें बंद कर दी जाए, लोगों को घर में कैद कर दिया गया कि आप लोग घर से बाहर ना निकलें, और कुछ समय के लिए, कुछ ज़रूरी चीज़ों के लिए 1 घंटे 2 घंटे के लिए बाजार वगैरह खुले जाते थे। भारतीय इतिहास में पहली बार 25 मार्च को रेल परिवहन सेवा बंद कर दी गई, और उसके 4 दिन बाद वायुयान परिवहन सेवा बंद कर दी गई, बसें बंद कर दी गई, पूरे के पूरे लॉकडाउन हो गया। और 31 मई तक ये बार बार अलग अलग दिनों के हिसाब से अलग अलग फेज में 4 बार बढ़ाया गया। इसमें व्यापार भी बंद हो गया, उत्पादन उद्योग भी बंद हो गए, आवागमन भी बंद हो गया, और करते करते सभी चीज़ें बंद कर दी गई। लोगों का मिलना जुलना, उठना बैठना, मैरिज है, सामाजिक सरोकार के विषय सब बंद हो गए, और उसके साथ साथ बंद कर दिए गए शिक्षण संस्थान। मार्च माह में बहुत सी परीक्षाएं हो चुकी थीं, कुछ परीक्षाएं शुरू होने वाली थी, लेकिन शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया। और ये कोरोना का जो सबसे अधिक प्रभाव किया है कोरोना ने, वो विद्यार्थी या शिक्षण जगत पे किया है। अब आप देखिए कि अनलॉक पीरियड 1 जून से चालू हुआ। अभी विदेशों में भी कई जगह चालू हो गया है, हमारे यहाँ भी हो गया है। अनलॉक कर दिया गया, लॉकडाउन को अनलॉक में कन्वर्ट किया गया, और सभी चीज़ें प्रारंभ कर दी गई। उत्पादन भी चालू हो गया, उत्पादन के साथ आपके आवागमन भी चालू हो गया। हालांकि उतना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सभी सेवाएं प्रारंभ कर दी गई। मंदिर भी खोल दिए गए, शॉपिंग मॉल भी खोल दिए गए। अगर नहीं खोले गए हैं शिक्षण संस्थान, आज भी कैंपस में सुरक्षा है, वहाँ पे रखा जाएगा। मुरझाए हुए हैं कैंपस, हमारे मुरझा गए हैं। आप सोच नहीं सकते, 25 मार्च से जो बंद हुए शिक्षण संस्थान, बड़े बड़े आलीशान कैंपस जो हैं, IITs जो एकड़ों में फैली हुई है, यूनिवर्सिटी जो एकड़ों में फैली हुई है, वो वीरान हो गई है। वहाँ पे जो चहलकदमी करने वाले थे, वहाँ जो पंछी थे, वो आ ही नहीं रहे, सब बंद पड़े हैं। तो इसका प्रारंभ हुआ है कि आप सोचिए कि हर साल हमारे यहाँ शिक्षण सत्र पहले 1 जुलाई से प्रारंभ होता था, लेकिन स्कूल कॉलेजों में उसको चेंज करके 1 अप्रैल से प्रारंभ कर दिया गया। 1 अप्रैल से नर्सरी और केजी से जो अपनी शैक्षणिक यात्रा प्रारंभ करने वाले थे बच्चे नौनिहाल, वो अपने यूनिफॉर्म, बैग, टिफिन, बॉटल के साथ घर में ही
बैठे हुए हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि कल मेरा ऑटो वाला आएगा, मेरे पापा मुझको गाड़ी में लेके जाएंगे, छोड़ेंगे, लेकिन वो दिन ही नहीं आ रहा है। इसी तरह से उच्च शिक्षा में भी स्थिति यह है कि 151 देश के आज 160 करोड़ विद्यार्थी और भारत के लगभग 35 करोड़ विद्यार्थियों का जीवन थम गया है। अब उनके सामने एक भ्रम की स्थिति है, सारे विद्यार्थी विभ्रम में जी रहे हैं। अल्लड़ स्वभाव वाली जो जवानी थी उसको बांध दिया गया है, उसको विचरने नहीं दिया जा रहा है। विद्यार्थियों की परीक्षा होगी या नहीं होगी, किस क्लासेस कब लगेंगी, ये करते करते एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है। उसके कारण सारा शिक्षण जगत हमारा है, शिक्षण संस्थान जो प्राइवेट हैं उनको फीस नहीं मिल रही है, उनके संस्थानों में बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो उनके यहाँ की गतिविधियाँ पूरी बंद हैं। वो परेशान है कि क्या करें हम, कैसे किया जाए। सारे ट्रेनिंग सेंटर बंद हैं। तो धीरे धीरे एक भय का वातावरण बनता जा रहा है। इसका असर फैमिली पे भी पड़ रहा है। पेरेंट्स भी परेशान है कि उनके बच्चे घर में, कब तक बच्चों को घर में बांध के रखें। बच्चे भी जानते हैं, वो भी अपनी सुरक्षा जानते हैं, लेकिन शिक्षण संस्थानों में ही सारा भय का वातावरण है। ऐसा अगर ये रहा तो सामूहिक सीखने की प्रक्रिया जो थी उसको बदला जा रहा है। पहले क्लासरूम में 40 बच्चे, 60 बच्चे, 100 बच्चे कहीं कहीं रहते थे, लेकिन 40-50 एक आइडियल कक्षा होती थी, बैठते थे बच्चे और एक शिक्षक था वो पढ़ाता था और उसमें सामूहिक रूप से सीखने की प्रक्रिया होती थी। अब इसको बदला जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से डायनासोर हैं, एक अदृश्य है डायनासोर, हम सिर्फ फिल्म में देखते हैं, डायनासोर की तरह ही ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चॉक भी लुप्त हो जाएंगे और खाली फिल्म में हमको देखने को मिलेंगे। आज पूरे विद्यार्थी, चाहे वो नर्सरी का हो चाहे पीएचडी का छात्र हो, रिसर्च करने वाला, एक भयानक तनाव से गुजर रहा है। ऑफलाइन को ऑनलाइन में परिवर्तित किया जा रहा है। आज ऑफलाइन को ऑनलाइन में परिवर्तित कर दिया गया। परीक्षाएं भी ऑनलाइन ली जा रही हैं। टेक्निकल की तो पहले भी हो रही थी, अब सभी की परीक्षाएं ऑनलाइन लेने की बात हो रही है। शिक्षक यूट्यूब में अपने वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जैसे मैं अभी आपके साथ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। व्हाट्सएप पे कक्षाएं लग रही हैं, जूम ऐप पे कक्षाएं लग रही हैं। सारी, आप क्या सोच सकते हैं कि अगर यही ऑनलाइन कर दिया गया तो BHU, JNU, AMU, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, शांति निकेतन, ये बड़े बड़े शिक्षण संस्थान, IITs जो हैं, एम्स जो हैं, IITs, एम्स हुए आपके, और ये मैनेजमेंट के जितने भी हैं प्रबंध संस्थान, ये बड़े बड़े कैंपस जो हैं जिसमें हर बच्चे का एडमिशन लेना, हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा IITian बने, कैट से लेके मैनेजमेंट से करे, BHU से BA करे, JNU से PG करे, PhD AMU से करे। ये सारी चीज़ें जो थी ये सब खत्म हो जा रही हैं। एक सपना बन के रह जाएगा, ये बिल्डिंगें क्या ख़त्म कर दी जाएंगी। इनमें एडमिशन क्यों लेगा, जब ऑनलाइन ही सब कुछ हो रहा है तो ऑनलाइन आप ले लेंगे। अभी तो वहाँ इसलिए एडमिशन लेते थे कई सालों से, दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU एक राजनीतिक अखाड़ा भी था, वहाँ पे इसलिए भी एडमिशन लेते थे कुछ लोग कि हम वहाँ जाएंगे, राजनीति करेंगे और राजनीति में आएंगे, और निकले भी हैं, कई हैं। हमारे यहाँ अच्छे पत्रकार जितने भी हैं, मैक्सिमम पत्रकार जो हैं, कई प्रोफेसर जो हैं JNU की देन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की देन है। BHU ने बहुत से प्रोफेसर दिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बहुत से प्रशासक दिए, IAS वगैरह सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के देन है। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन जब हो जाएगी तो फिर इनका तो महत्व, इनकी जो पहचान है, ये पहचान ही खत्म हो जाएगी। ठीक वही हाल ऑक्सफोर्ड का होगा, हार्वर्ड का होगा, कैम्ब्रिज का होगा। हार्वर्ड, कैम्ब्रिज जो हैं यूनिवर्सिटियाँ, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, यहाँ तो लाइन लगी रहती है, भारी डोनेशन देना पड़ता है, उसके बाद एडमिशन नहीं होता, और वो उनकी पहचान ऑनलाइन होने से फिर वो चीज़ नहीं रहती। ऑफलाइन में जो मज़ा है वो ऑनलाइन में नहीं है। कैंपस हमारे मुरझा गए हैं, कैंपस हमारे निर्जीव हो गए हैं, कैंपस में चहलकदमी नहीं है, कैंपस में शांत हो गए। अब आप सोचिए, ऑनलाइन की बात तो बहुत कर रहे हैं विद्यार्थी के लिए कि ऑनलाइन कराना चाहिए। क्या वास्तव में आभासी प्रयोगशाला जो मोबाइल ऐप में है, डिजिटल ऐप में आभासी प्रयोगशाला एक वास्तविक विकल्प हो सकती है? संगीत में संगीत विश्वविद्यालय जो है, वहाँ तबले की थाप सिखाई जाती है कि तबला कितनी थाप देना चाहिए, कितनी जोर से देना चाहिए, कितना कम देना चाहिए, हारमोनियम के तार कैसे कसे जाएंगे, ढोलक के
सुर कैसे निकाले जाए, ये सारी चीजें आप ऑनलाइन कैसे सिखाएंगे बच्चे को। ठीक है, सीखेगा, पर वो चीज हकीकत या वास्तविकता नहीं आ सकती। दो पहलवान जब तक अखाड़े में दांव पेच नहीं लड़ाते, ऑनलाइन कैसे लड़ेंगे? वो देखेंगे ना, सीख सकते हैं ये दांव, पर जब आपस में जब आते हैं वहां पे भी सडनली चेंज करना पड़ता है दांव। बॉक्सर अपने पंच कहां करेगा, ये संभव ही नहीं है। ट्रैक पे जो दौड़ होती है, लास्ट के सेकंड के भी कुछ सेकंड में बदलाव आ जाता है, वो आप मोबाइल से कैसे करेंगे? स्विमिंग पूल में जो तैराकी का मजा है, वो मोबाइल फोन में आभासी यहां देख के आप तैराकी नहीं सीख सकते। ये ठीक उसी तरह से होगा जैसे आपने देखा होगा हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अधिकतर जो थ्योरी पढ़ते हैं, उनको अगर काम दिया जाए कि आप पंखे की बाइंडिंग कर दीजिए, तो उनको टाइम लगता है। लेकिन बाजार में इलेक्ट्रीशियन की दुकान में काम करने वाला इलेक्ट्रीशियन जो इंजीनियर नहीं है, वो 1 घंटे में बाइंडिंग करके दे देता है। ऑटोमोबाइल्स इंजीनियर जो है वो उतनी जल्दी काम नहीं कर पाता, इंजीनियरिंग का 4 डिग्री होल्डर। लेकिन ऑटोमोबाइल की दुकान में काम करने वाला मैकेनिक जो कि अनपढ़ होता है, लेकिन वो अपने हुनर से फील्ड में उसने काम करा, सीख जाता है और वो कर लेता है। तो आभासी दुनिया जो है ये कैसे करेंगे? भूगोल के छात्र भौगोलिक नापझोंक कहाँ करेंगे? इंजीनियरिंग के छात्र कहाँ इंजीनियरिंग करेंगे? ये सारी चीजें कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन आभासी या प्रैक्टिकल लाइफ में विद्यार्थी कुछ नहीं कर सकता। इस पे आपको ध्यान देना होगा। और अनलॉक का जो है, अनलॉक कर दिया आपने, लॉकडाउन समाप्त कर दिया, लेकिन आज भी पता नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा, पूरा समाज, पूरा प्रशासन सिर्फ संक्रमण का पूरा खतरा विद्यार्थी और प्राध्यापकों तक ही समेट कर रख दिया। जैसे जितना भी संक्रमण होगा या संक्रमण को फैलाने में कैरियर के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक होंगे, इसलिए शिक्षण संस्थान अब 21 जुलाई तक बंद है। आज के बाद अब देखिए आगे क्या गाइडलाइन आती है, होता है या नहीं। कई जगह हो रहा है कि नहीं, अभी दिवाली तक इनको बंद रखा जाए, 9वीं 10वीं 11वीं के स्कूल खोले जाए, 8th तक के तो बंद रखे जाएं, जनवरी में खोले जाएं, फिर उनकी ऑनलाइन परीक्षा ले ली जाए। कुछ इसी प्रकार से कॉलेज के लिए चल रहा है, जनरल प्रमोशन दे दिया जाए, परीक्षा नहीं ली जाए। अभी भी 70% विद्यार्थी इसलिए हैं कि हमारी परीक्षा लेके हमारी योग्यता का मापदंड किया जाए, लेकिन परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। अब आप सोचिए, ऑनलाइन की जो बात की जा रही है, नेट की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा शहरी क्षेत्र में भी 24% लोगों के पास है, और ग्रामीण क्षेत्र में तो इंटरनेट कनेक्टिविटी सिर्फ 4% तक ही पहुंची है। अब आपके पास वैसे मोबाइल नहीं है, मोबाइल फ़ोन काफ़ी महंगे हैं, लैपटॉप नहीं है, नेट की सुविधा नहीं है, ऐसे में भला विद्यार्थी कैसे संपर्क करेगा, किस तरीके से वो करेगा? इस पे भी ध्यान देना कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक तैयार नहीं कर सकते हैं, तब तक हमको ऑफलाइन मोड पे ही चलना पड़ेगा। अब इसके लिए कुछ सुझाव हैं, मैंने कुछ पिछले 3 महीने से देख के अध्ययन क्षेत्र में, चूंकि शिक्षक हूँ इसलिए मैंने भी निकाले, कुछ सुझाव निकाले। हमको ये करना चाहिए, अभी कुछ संस्थान हैं, कुछ कॉलेजेस हैं, नेचुरल है कि वहाँ सरकारी संस्थानों में फीस कम होती है, सस्ता होता है, तो बच्चों का रुझान वहीं होता है, सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं, प्राइवेट में नहीं मिलती। और वहाँ पे एडमिशन, जबलपुर शहर के ही कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे टोटल एडमिशन जो होते हैं एक एक कॉलेज में 5-5, 10-10 हज़ार है। मध्य प्रदेश के कई कॉलेज हैं जिनमें 15-15 हज़ार स्टूडेंट के एडमिशन है, और वहीं उसी शहर में 2 किलोमीटर की दूरी वाले कॉलेज में 150 स्टूडेंट नहीं, एक तरफ 15,000, एक तरफ 150 नहीं, एक कॉलेज में 5,000, एक कॉलेज में मात्र 50। ये जो है, तो इनको सीमित करा जाए। जितना भीड़ भाड़ है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग करना, तो सबसे पहले जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जहाँ पे हैं, तो वो एक मापदंड करा जाए। उन कॉलेजों के विद्यार्थियों को उन कॉलेजों में शिफ्ट किया जाए, एडमिशन दिया जाए, जो अभी साल होना है अभी 12th के रिजल्ट के बाद, तो उससे सभी जगह समानुपातिक एडमिशन हो जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी। लेकिन प्राइवेट कॉलेज जो हैं जहाँ पे एडमिशन नहीं होते, वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार को अपनी देखरेख में वहाँ पे क्लासरूम अपडेट कराना पड़ेंगे, रेगुलर टीचर्स की नियुक्ति करना पड़ेगी, उनके सैलरी की व्यवस्था कराना पड़ेगी, क्योंकि 5,000 में आप पीजी की क्लास पढ़ा रहे हैं, 10,000 में आप बी और एमई की क्लास करा रहे हैं, ये पूरी तरह से नाइंसाफी है। तो ये आपको करना चाहिए, तो छात्र संख्या सुधर जाएगी, समानुपातिक हो जाएगी, तो सब जगह भीड़ नहीं होगी, सोशल डिस्टेंसिंग होगी। संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाई जाए, हर कॉलेज में हॉल होते हैं,
और सेमिनार कक्ष होते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में तो होते ही हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में भी है। तो क्यों ना हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सेमिनार कक्ष में सेमिनार के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएं। क्लासरूम में कम बैठा लें, सेमिनार कक्ष में बैठाएं तो कुछ सब्जेक्ट जो जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जनरल, फाउंडेशन के कोर्स हैं, इनमें बैठा लें। एक एक हॉल की कैपेसिटी 2-2, 250-250 की है, तो आप उसको बैठा सकते हैं डिस्टेंसिंग के साथ। तो सेमिनार मोड में कराएं। आपके यहाँ जो स्पोर्ट्स के ग्राउंड होते हैं वहाँ पे व्यवस्था कर सकते हैं, शांति निकेतन की तरह पेड़ पौधों के नीचे। तो यहाँ पे डिस्टेंसिंग का भी पालन हो जाएगा और एक नए परिवेश में क्लासेस लगेगी। दूसरी चीज, बच्चों को आप प्रैक्टिकल फील्ड वर्क दीजिएगा। जैसे समाजशास्त्र का विद्यार्थी है, उसको भेजा जाए कि आप जाइए, आप अपने परिवार की एक वीडियो बनाइए, परिवार के बारे में, परिवार क्या होता है, परिवार के क्या काम होते हैं, उसकी एक वीडियो बनाइए। इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी को दिया जाए कि बाजार में लेन देन कैसे होता है, व्यापारिक संस्थान कैसे चलते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट वाणिज्यिक फिल्म बनाएं। भूगोल के छात्र भौगोलिक परिवेश की जाके उसकी वीडियो फिल्म बनाएं। क्लासरूम में नहीं, बाहर निकल के बच्चे अपने वीडियो फिल्म बनाएं। हिस्ट्री के छात्र अपने क्षेत्र में ऐतिहासिक स्थलों पे जाके कमेंट्री करते हुए उसकी वीडियो बनाएं। सोशलॉजी के छात्र अपराध क्षेत्र, अपराध शास्त्र के छात्र अपराधी वर्ग के साथ उनकी फिल्म बना सकते हैं। आपराधिक जो है पुलिस की ले सकते हैं, पुलिस की क्या भूमिका है। हम डॉक्टर, चिकित्सा, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य सेवा, इनके लिए वीडियो फिल्म बना सकते हैं। इनकी जानकारी ले सकते हैं कि डॉक्टर से पूछ सकते हैं। शॉर्ट मूवीज बना सकते हैं कि पेंडेमिक पीरियड में आपने किस तरह से चला, आपकी लाइफ क्या थी, पुलिस वालों की लाइफ। ये छोटे छोटे वीडियो बना के ये बच्चा वहां सबमिट करे, इसको फुल पेपर के रूप में इसको मान्यता दी जाए। आप प्रैक्टिकल 2, आपके जैसे सोशलॉजी के 2 पेपर होते हैं, पॉलिटिकल साइंस के 2 पेपर होते हैं, तो एक पेपर में आप थ्योरी पढ़ाई कराई जाए और एक पेपर में आपको दिया जाए कि विद्यार्थी सोशलॉजी जैसे विवाह, मैरिज क्या है, तो मैरिज की वीडियो बनाएं कि मैरिज क्या है, तो उसमें थोड़े अपने वीडियो डालते हैं, अपने ऑडियो डालते हुए उस वीडियो को बनाएं। परिवार के बनाएं, सामाजिक सहयोग की बात होती है उसको बताएं, संघर्ष की बात होती है। तो ये जितने भी थ्योरीज हैं इनको प्रैक्टिकली वीडियोस बनाएं। इकोनॉमिक्स के सिद्धांत के भी वीडियो बना सकते हैं, भूगोल के भी बन सकते हैं, हिस्ट्री के भी बन सकते हैं, ठीक इसी तरह फिजिक्स के भी बनते हैं, केमिस्ट्री के भी छात्र बना सकते हैं, केमिकल रिएक्शन कैसे होता है इस पर लेके। तो ये जो है कॉलेज की, हर कॉलेज की अपनी वेबसाइट है, तो वेबसाइट में कॉलेज के टीचर अपने लेक्चर लोड करें, वहां पे डालें। स्टूडेंट के लिए ब्लॉग बनाया जाए कि एक हर क्लास के स्टूडेंट का ब्लॉग हो, वो ब्लॉग में स्टूडेंट अपने लिखें। इससे क्या होगा कि कॉलेज में आना भी शुरू होगा, क्लासेस भी लगेंगी और संक्रमण का भी खतरा जो है कम होगा और विद्यार्थियों की क्रिएटिविटी, उनकी अपनी जो क्षमता है वो विकसित होगी। अभी हम उनको बांध के रख रहे हैं, अभी हमने बिल्कुल बंद कर दिया है। अगर जब तक आप परीक्षाएं नहीं लेंगे, पास आउट नहीं होंगे, तो आगे भी उनके कैरियर जो है, कैरियर भी बंद होता जा रहा है। हम विद्यार्थियों के कैरियर को बंद ना करें। लॉकडाउन खत्म हो गया, संक्रमण भी जितना है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। अगर ये साल भर भी ऐसे ही चलता रहा तो क्या विद्यार्थी को शिक्षण संस्थानों को बंद करके रखेंगे? उनके लिए आप ये माहौल बनाइए कि शैक्षणिक संस्थाएं खुलें, शिक्षण भी हो, आभासी भी हो और वास्तविक भी हो, प्लस वीडियो फिल्म वगैरह बना के विद्यार्थी करें। और हर विद्यार्थी को जो आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं, स्कॉलरशिप के साथ साथ डेटा, इसमें कास्ट वाइज नहीं, सभी विद्यार्थियों को फ्री डेटा सरकार उपलब्ध कराए कंपनियों के माध्यम से, और स्मार्टफोन का वितरण भी किया जाए। तो हो सकता है कि इसमें जो विद्यार्थी जो एक विभ्रम की स्थिति में जी रहा है, तो कोरोना के प्रभाव के बाद विद्यार्थी इससे बाहर निकलेगा और अपने आप को विकसित करेगा, क्योंकि विद्यार्थी ही राष्ट्र का निर्माता है, आने वाले समाज का भविष्य। आज के लिए इतना ही।